हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है उदारवाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अभी तक 3 टॉपिक कंप्लीट कराई है: स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो इस वीडियो के बाद आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो भी आप देख लेना, आपको वो तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू भी कराई है। तो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। देखो, उदारवाद विचारधारा अत्यंत गतिशील एवं लचीला है। ठीक है। 18वीं शताब्दी में इसका प्रभाव विद्यमान है तथा इसका निरंतर विकास हो रहा है। मतलब उदारवाद ऐसा नहीं है कि अस्थायी है, ये धीरे धीरे विकास हुआ ही है इसका। मतलब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं। अब शास्त्रीय उदारवाद का, अगर शास्त्रीय उदारवाद बोला जाएगा तो इसका विकास कब हुआ? तो इसका विकास मध्यकालीन सामंती और राजतंत्रीय एवं पोपशाही विरोध व्यवस्था के विरोध में हुआ था। उदारवाद का उदय मध्यम वर्ग की विचारधारा के रूप में हुआ है। तो अब ये पूछ सकता है कि उदारवाद का उदय किसके द्वारा हुआ? तो मध्यम वर्ग के विचारधारा के रूप में हुआ है। फिर है उदारवादी विचारधारा वाणिज्यवाद के विरोध में आई है। अब ये उदारवाद का जो विचारधारा हुई, ये इसके उदय के कौन कौन से कारण है? क्या ऐसी परिस्थिति आई कि इस विचारधारा का उदय हुआ? तो उस समय जो मध्यकालीन युग था, उसमें जो पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार साधनों का विकास, यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय, तो ये जो कारण है जो मध्य काल में हुआ था, वो ये उदारवाद के उदय का कारण माना जाता है। अब उदारवाद को हैकर के, मतलब इसकी परिभाषा देते हैं, कौन देते हैं? हैकर देते हैं। तो आपसे सीधे पूछ देखो, हैकर के अनुसार उदारवाद राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली है, परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट एवं सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। आप हैकर लिख के पहले तो ये कारण लिख लो। ये कारण ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके पीछे के बैकग्राउंड को आपको समझना होगा, तभी आप समझ में अच्छा उदारवाद कब आया, क्यों आया, कैसे आया। तो इसलिए अगर आप नहीं नोट डाउन करते तो आप 2 से 3 बार ये वीडियो को सुन लेना, तो आपको इस टॉपिक की समझ अच्छे से हो जाएगी। और जहाँ जहाँ मैं बोलूँगी आपको नोट कर लिखने के लिए, वो आप लिख लेना। देखो, उदारवाद व्यक्ति एवं राज्य के संबंध की दृष्टिकोण। देखो, बेसिक है कि उदारवाद जो है ना, स्वतंत्रता, उदारवाद जो है व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानता है, और इसमें मेन स्वतंत्रता पे बल दिया जाता है कि व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, वो सिर्फ पुलिस राज्य की व्यवस्था करो, बाकी मनुष्य अपना विकास खुद कर लेगा। बेसिक थीम यही है। उदारवाद और समाजवाद में क्या डिफरेंस है? उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है और समाजवाद समानता की बात करता है। बेसिक ये है। बाकी एक बार मैं पूरे अच्छे से आपको ये करा दे रही हूँ। देखो, उदारवाद व्यक्ति एवं राज्य के संबंध में दृष्टिकोण, ठीक है। अब लास्की क्या बोलते हैं? उदारवाद सिद्धांत का समुच्चय नहीं, अपितु मन की एक आदत है। ये आप लिख लो, ये सब लाइंस कोटेशन पूछा जाता है, ये लिख लो। लास्की क्या बोलते हैं? उदारवाद सिद्धांत का समुच्चय नहीं, अपितु मन की एक आदत है। रिचर्ड बेहम ने बोला, व्यक्ति की स्वतंत्रता की विश्वास ही उदारवाद है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। उदारवाद एक निश्चित परिभाषा, मतलब उदारवाद की एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है, मतलब एक निश्चित शब्द में मैं उसे ढाल नहीं सकते, ये बोला गया है। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप ये दोनों लिख लो, लास्की के ने क्या बोला और रिचर्ड बेहम ने क्या बोला। ठीक है, आगे देखो उदारवाद की विशेषता। अब उदारवाद की विशेषता, बार बार गुडविन के ने उदारवाद की निम्नलिखित विशेषता। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि बार बार वुडविन ने इसकी विशेषता क्या बताई है, तो 3 विशेषता इनकी बता देगा, एक नहीं बताएगा, वही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हायर में पूछा जाता है, टीजीटी में तो नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने ही वाली है, 2-3 स्टेट में तो आ भी चुकी है, तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्या है उनकी विशेषता? तो देखो, व्यक्ति, स्वतंत्रता, तार्किक और स्वायत्तता, पहली विशेषता उन्होंने बताई। दूसरी विशेषता बताई, सरकार व्यक्ति की सहमति और समझौते पर आधारित है।
फिर है संवैधानिक एवं विधि का शासन, उदारवाद का है ना, संविधान के अनुसार विधि के अनुसार शासन हो। फिर चौथा है चयन की स्वतंत्रता, जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है। और ये मेन ये वाले, ये अवसर की समानता, सामाजिक न्याय और एवं सहिष्णुता, ये 5 इन्होंने बताई। अगर आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, बस आप सुन लो। फिर है शास्त्रीय उदारवाद। अब उदारवाद, शास्त्रीय जो प्रारंभिक उदारवाद था उसको शास्त्रीय उदारवाद बोलते हैं। तो इसका उदय कहाँ हुआ? तो इसका उदय यूरोप एवं इंग्लैंड में हुआ। देखो, उदारवाद का दार्शनिक आधार हॉब्स के विचार में मिलता है, परंतु इसको उदारवाद का जनक नहीं बोलते, क्योंकि ये मनुष्य को विवेकशील प्राणी तो बोलते थे, लेकिन ये पूर्ण सत्ता लेवियाथन को दे देते थे। सिर्फ आत्मरक्षा का ही, अगर आपके अपने आत्म उस पे हो तो सिर्फ आप लेवियाथन या राज्य से लड़ सकते हो, अन्यथा नहीं, सारा काम राज्य करेगा। तो इसीलिए हॉब्स को नहीं बोलते हैं। मेन हमारे हैं ये उदारवाद के जनक, हम लॉक को बोलते हैं। ठीक है, उदारवाद विचारधारा के जनक किसको बोलते हैं? लॉक को बोलते हैं। तो एक लाइन लिखो, उदारवाद का जनक, सीधे पूछ दे देगा उदारवाद का जनक कौन है, तो लॉक है। तो लॉक क्या बोलते हैं? उन्होंने पूर्ण सत्ता राज्य का खंडन किया। वो पूर्ण सत्ता राज्य का खंडन करते, वो सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन करते। वो सरकार, जो राज्य है सीमित है और संवैधानिक हो, बस बाकी व्यक्ति को फ्री छोड़ दो, वो अपना विकास खुद कर लेगा। इस तरह की विचारधारा लॉक की थी, जिनको हम उदारवाद का जनक बोलते हैं। फिर सामाजिक रूप में उदारवाद धर्मनिरपेक्षता, पंथ प्रथाओं एवं पुरानी संस्थाओं को नकारता है। तर्क एवं विवेक के अनुसार सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था की जांच करता है। आर्थिक रूप में उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय तथा वितरण करने, कोई व्यवसाय या व्यापार करने, अपनी संपत्ति रखने एवं बेचने की स्वतंत्रता देता है। अर्थात राज्य आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। तो उदारवाद का मेन थीम भी क्या है? आर्थिक क्षेत्र में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। पुलिस प्रहरी राज ही शास्त्रीय उदारवादी, जैसे उदारवाद का जब मतलब उदारवाद धीरे धीरे विकसित हुआ, मतलब पहले जो प्रारंभिक उदारवादी थे वो सिर्फ पुलिस प्रहरी राज की बात करते थे। फिर धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उदारवाद में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आए। फिर है देखो, राजनीतिक रूप में उदारवाद शक्ति को पृथक्करण, शक्ति संतुलन, निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा से संबंधित है। तो आप बस इसको सुन लो, ठीक है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनो, फिर उसके बाद आप स्पीड बढ़ा के भी इस वीडियो को सुन सकते हो, ताकि आपको इस टॉपिक की अच्छी समझ विकसित हो जाए। फिर है कि उदारवाद राज्य की किस तरह की प्रकृति मानते थे। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उदारवाद किस तरह की राज्य बोलते थे। तो देखो, लॉक ने संसदीय सरकार का समर्थन किया। ये तो ऊपर भी हम लोग देखें, लॉक ने संसदीय सरकार का समर्थन किया करते हुए कहा है कि संसद के द्वारा ही करारोपण का निर्धारण होना चाहिए। लॉक ने अहस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय अग्रलिखित है। मतलब ये लॉक ने अहस्तक्षेपीय राज्य का समर्थन किया। बस लिख लेना, लॉक ने अहस्तक्षेपीय राज्य का समर्थन किया, एक लाइन ये। फिर उसमें क्या है? तो पितृसत्ता का अभाव, समझौते की स्वतंत्रता। ठीक है, लॉक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य तो होनी चाहिए, एक आवश्यक बुराई भी है, लेकिन एक आवश्यक बुराई है। उसने नकारात्मक पुलिस या प्रहरी राज्य का समर्थन किया। उसने प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना के प्रतिपादन के द्वारा संवैधानिक शासन का समर्थन किया। शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति एवं राज्य के समर्थन में व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। जो शास्त्रीय उदारवादी है, अब बोलेगा शास्त्रीय उदारवादी राज्य को महत्व देते हैं या व्यक्ति को महत्व देते हैं ज्यादा। कथन कारण में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा कि तो शास्त्रीय उदारवादी है वो व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। उनके अनुसार समाज एवं राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्ति ने अपने हितों के लिए किया है। बेंथम ने तो यहाँ तक कहा है कि, ये लाइन लिख लो, बेंथम क्या बोलते हैं? बेंथम बोलते हैं समाज व्यक्ति का योग मात्र है, अतः व्यक्ति से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, समाज व्यक्ति का योग मात्र है, अतः व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए शास्त्रीय उदारवाद का समाज अनुवादी प्रतीत होता है।
ये लाइन आप बेंथम का लिख लो और ये लिखो कि ये व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं और ये राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। ठीक है, फिर हस्तक्षेपवाद। तो शास्त्रीय उदारवाद ने राज्य और आर्थिक गतिविधियों के मध्य अलगाव रखा है। शास्त्रीय उदारवादी जो राज्य और आर्थिक गतिविधि के मध्य अलगाव रखते हैं, उनके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, बाजार व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था का एक तरह से को ये समर्थन करते हैं। आगे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की संज्ञा दी है। ठीक है, ये लिख लो, जो एडम स्मिथ हैं वो अदृश्य हाथ की संज्ञा दी है। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला होगा। क्योंकि व्यक्ति को खुला छोड़ दो। अब यही लाइन अदृश्य हाथ की बात किसने की? तो एडम स्मिथ ने की। तो एडम स्मिथ के लिख के अदृश्य हाथ, और इन्होंने व्यक्ति को खुला छोड़ने की बात की है। हाँ, एडम स्मिथ की बुक का नाम लिख लो, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम लिख लो। ये आर्थिक उदारवादी के समर्थक माने जाएंगे, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। फिर थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस ने एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये बुक भी लिख लो। ये तो जीके के जैसे जनरल अवेयरनेस वाले में भी ये बुक्स पूछ लिए जाते हैं। 1798। फिर है अब शास्त्रीय उदारवाद और उपयोगितावाद में क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। देखो, बेंथम पता है आपको उपयोगितावादी है, तो बेंथम ने उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करना। ये सुख की बात करते हैं ना, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख, इनकी लाइन है, तो सुख अर्जित करने की बात बोलते हैं। इसलिए वही शासन प्रणाली राज्य एवं सरकार से बेहतर है जिसमें लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रदान किया जा सके। बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या नए आधारों पर की है, इसलिए सेवाइन ने बेंथम को आमूल दार्शनिक कहा है। अब ये क्वेश्चन लिखो कि बेंथम को आमूल दार्शनिक किसने कहा? तो सेवाइन ने। तो ये लिख लो, ऐसे लिखो, बेंथम को आमूल दार्शनिक डैश देके सेवाइन। उन्होंने प्राकृतिक अधिकार की मान्यता का खंडन करते हुए भी व्यक्तिवादी विचार को बनाए रखा। अब शास्त्रीय उदारवाद और लोकतंत्र में क्या संबंध है? देखो, तो शास्त्रीय उदारवाद मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है, ठीक है, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता इसके केंद्रीय महत्व है। शास्त्रीय उदारवाद विचारों में लोकतंत्र का प्रयोग स्वतंत्रता के संरक्षित करने एवं उसकी वृद्धि करने के लिए किया है। शास्त्रीय उदारवादी ने लोकतंत्र को साधन तथा व्यक्तियों को साध्य माना है। ये लिखो, देखो, शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। लोकतंत्र एक साधन है और व्यक्ति उसका साध्य है। तो ये इससे समझ में आएगा कि व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर है अब शास्त्रीय उदारवाद और समानता। देखो, शास्त्रीय उदारवादी ने नैतिक समानता पर बल दिया है, ठीक है। शास्त्रीय उदारवादी किस तरह की समानता की बात करते हैं? नैतिक समानता। उनके अनुसार सभी व्यक्ति नैतिक रूप से समान है। फिर शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना। अब हमने इनकी अच्छाई तो उतर ली, अब इनकी क्या क्या आलोचना है, किसने इसकी आलोचना की है शास्त्रीय उदारवाद की? देखो, इसमें व्यक्ति और समाज के संबंध का त्रुटिपूर्ण वर्णन है। व्यक्ति को एक अणु के रूप में देखा गया जो समाज से में पृथक है, इसलिए मैकफर्सन ने लॉक के विचारों को स्वायत्त मूलक व्यक्तिवाद कहा है। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। देखो क्या है, मैकफर्सन ने लॉक के विचारों को क्या बोला है? स्वायत्त मूलक व्यक्तिवाद। ये लिख लो आप, ये स्वायत्त व्यक्तिवाद, ठीक है, ये लिख लो आप। फिर शास्त्रीय उदारवाद मूलतः पूंजीपतियों एवं मध्यम वर्ग का दर्शन है, ठीक है, हमने देखा ना, मध्यम वर्ग ने स्टार्ट किया था इसका, जिसमें सामान्य हित की संकल्पना का अभाव है। व्यक्ति को खुला छोड़ देने से समूचे समाज की भलाई हो जाएगी, यह मानना आंशिक एवं त्रुटिपूर्ण है। ये बोलता है ना, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, बस पुलिस प्रहरी राज की बात करता है, तो ये बोलता है ये सही नहीं है, इसको खुला छोड़, मतलब ये उसकी आलोचना की बात हुई। अब देखो, शास्त्रीय उदारवाद के बाद हम सकारात्मक उदारवाद, जिसको हम कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं। पहले हमने वो पढ़ा शास्त्रीय उदारवाद, अब हम सकारात्मक उदारवाद बोलते हैं।
देखो, संशोधनात्मक उदारवाद, नैनी स्टेट, सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद एक ही संकल्पना के नाम है। अब क्या क्या नाम है देखो, संशोधनात्मक उदारवाद पूछ ले जाए, नैनी स्टेट पूछ लिया जाए, सामाजिक उदारवाद पूछ लिया जाए, ये जो आधुनिक, ये तो हम देखे थे पहले शास्त्रीय उदारवाद, अब हम आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद कह लो, कल्याणकारी राज्य कह लो, ये सब एक ही है। तो शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन प्रस्तुत किया। देखो, सेवाइन के अनुसार शास्त्रीय उदारवाद विचारधारा का संशोधन जे.एस. मिल, स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन ने किया। अब सेवाइन बोलते हैं जो शास्त्रीय उदारवाद था उसमें संशोधन किस किस ने किया? जे.एस. मिल, जो जे.एस. मिल के गुरु कौन है? बेंथम। स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, टी.एच. ग्रीन कौन है? आदर्शवादी भी है, ठीक है, ने किया है। अब स्पेंसर शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन करते हुए धुर व्यक्तिवादी हो गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अपंग व्यक्ति के मरने में ही समाज की भलाई है, ठीक है, क्या बोलते हैं? अपंग व्यक्ति के मरने में ही समाज की भलाई है। फिर मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित किया, और मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को किस में परिवर्तित किया? कल्याणकारी राज्य में। अब जे.एस. मिल द्वारा किया गया संशोधन, अब जे.एस. मिल ने क्या क्या संशोधन किया ये देखते हैं हम। तो देखो, जे.एस. मिल पहले उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरी महत्वपूर्ण तत्व की खोज की। जे.एस. मिल ने सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य का आधार रखा, क्योंकि उन्होंने राज्य के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को आवश्यक बताया। देखो, शास्त्रीय उदारवाद क्या था? अहस्तक्षेप पे विशेष बल देता था, और जब मिल ने इसमें संशोधन किया, वो हस्तक्षेप को आवश्यक मानते हैं। उनकी बुक का नाम है, ये बुक का नाम लिखो, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1848, इसका डेट भी लिख लेना। इसमें क्या लिखते हैं? उन्होंने कहा है कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आवश्यक है, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों को सामाजिक स्थिति समान नहीं है, मतलब समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति समान नहीं है, इसलिए मतलब आर्थिक हस्तक्षेप आवश्यक है। मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा है, ठीक है। जे.एस. मिल ने कहा है कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं ना, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अतः राज्य का कार्य केवल चौकीदारी करना या विधि व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है। जैसे विधि व्यवस्था की बात शास्त्रीय उदारवादी बोलते हैं, लॉक बोलते हैं, सीमित सरकार की बात करते हैं लॉक, लेकिन उसके विपरीत मिल बोलते हैं कि राज्य का काम केवल चौकीदारी और विधि की व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताती हूँ। अगले पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी तो शायद आप सुन ना पाओ, इसलिए मैं आगे के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें।